इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्जेस। मैं आपको यहाँ याद दिला दूँ कि हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हम 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं और ये है उसमें 3rd एप्लीकेशन। पहले हम समझते हैं थिन स्फेरिकल शेल क्या चीज़ है। मान लिया हमारे पास एक स्फेयर है जो कि एक हॉलो स्फेयर है जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं r1। एक और स्फेयर है जो कि कॉन्सेंट्रिक है, मीन्स इसी सेंटर से हमने एक दूसरा स्फेयर भी अज्यूम कर लिया जिसकी रेडियस है r2। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक ऐसा स्फेयर हमें मिला जिसकी सरफेस की एक थिकनेस है और वो थिकनेस है r2 माइनस r1। तो स्फेरिकल शेल एक ऐसा स्फेयर होता है जिसकी सरफेस की कोई ना कोई थिकनेस होती है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया एक वर्ड थिन स्फेरिकल शेल, मीन्स इस थिकनेस को हम इतना छोटा मानेंगे कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे केस में हम ये कह सकते हैं हम एक ऐसा स्फेयर मानेंगे जिसकी सिर्फ एक सरफेस होगी और सरफेस की कोई थिकनेस हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है, पिछली बार की एप्लीकेशंस में हमेशा हम जिस तरह के स्पेस को कंसीडर करते थे वो इनफाइनाइट होता था, मीन्स इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर थी या इनफाइनाइट डायमेंशन की एक शीट थी। लेकिन यहाँ पर जो स्फेरिकल शेल है उसको हम इनफाइनाइट नहीं मान सकते, इसलिए यहाँ पर हमें किसी तरह के चार्ज डेंसिटी को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट अपना चार्ज Q मान सकते हैं। पहले हम एक डायग्राम से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यह है एक थिन स्फेरिकल शेल जिसका सेंटर है O और जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R। चूँकि ये एक स्फेरिकल शेल है इसलिए हम ये मान के चलते हैं अंदर से ये एम्प्टी होगा, मीन्स अंदर किसी तरह का कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो चार्ज सिर्फ इसकी सरफेस पर ही होगा। उस चार्ज की वैल्यू हमने मान ली है पॉजिटिव Q। यहाँ पर हमने ये माना है ये पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। यहाँ पर हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन है इनसाइड द शेल, दूसरा रीजन है ऑन द शेल एंड थर्ड रीजन इज आउटसाइड द शेल। पहले हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम मानेंगे इस फर्स्ट रीजन में शेल के अंदर, तो यहाँ मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जो कि कहीं अंदर यहाँ पर है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि पहले हमें एक क्लोज सरफेस माननी होती है और वो क्लोज सरफेस ऐसी होती है इस P पॉइंट से पास हो रही हो। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक स्फेरिकल शेल है इसलिए हम अपनी सरफेस भी इस शेल के जैसी ही मान लेते हैं। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इस r रेडियस का एक स्फेयर होगा कुछ इस तरह से। इस डेरिवेशन को आगे करने से पहले हम एक बार गॉस लॉ को नोट कर लेते हैं। गॉस लॉ इज E डॉट ds इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम एक एक करके इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ ही सिचुएशन में पता लगाते हैं, फिर इनको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ हम देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई जाए तो वो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। और दूसरी बात नोट करने की है, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ आउटर सरफेस से बाहर की तरफ बनेगी, अंदर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और हमें तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता लगाना है इसलिए हमारा रिजल्ट तो यहीं पर आ जाता है। फिर भी हम इंटीग्रेशन ओवर ds की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का एक स्फेयर है तो इसकी सरफेस होगी 4 पाई r²। थर्ड पॉइंट है Q एनक्लोज्ड। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर तो किसी तरह का चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, इसलिए Q एनक्लोज की वैल्यू होगी 0। और फोर्थ पॉइंट है थीटा, इट इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं,
इसलिए यहाँ पर किसी तरह का थीटा भी डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं Q एनक्लोज्ड 0 होने से ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो हम कह सकते हैं इस थिन स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट हम मानेंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब हम आते हैं सेकंड केस पर, और सेकंड केस है ऑन द शेल। अब हम मानेंगे एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो इस शेल के ऊपर ही हो, जिससे कि हमारा सेकंड केस सेटिस्फाई हो जाए। तो हम मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जो कि शेल के ऊपर ही है। इस केस में जो गॉसियन सरफेस हम मानेंगे वो गॉसियन सरफेस ये स्फेरिकल शेल खुद ही हो सकता है, और हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये स्फेरिकल शेल खुद एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव कर सकता है। इस गॉसियन सरफेस पर अगर हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट मान लें तो उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, और इस तरह से अगर यहाँ पे एरिया एलिमेंट ds हुआ तो ds की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ऐसे केस में थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर हम बात करते हैं Q एनक्लोज्ड की, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं गॉसियन सरफेस पर ही सारा का सारा चार्ज है, इसलिए Q एनक्लोज्ड यहाँ पर पॉजिटिव Q को माना जा सकता है। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ को गॉस लॉ में सब्सटीट्यूट कर दें तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन दिस इज E इंटू ds कॉस थीटा इज कॉस 0। पूरी सरफेस के लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 ही होगा। चार्ज एनक्लोज इज Q एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन ओवर ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इंटीग्रेशन ओवर ds, हम देख सकते हैं इस तरह से कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट हो और उसके इंटीग्रेशन से हम पूरा एरिया निकाल पाएँ तो वो एरिया इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल एंड दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जो कि उसके सरफेस के किसी पॉइंट पर मिलेगी। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं अगर ये पूरा चार्ज Q सेंटर पर रखा हुआ होता तो उस केस में P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो डायरेक्ट KQ अपॉन R स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। मीन्स ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ हो। अब हम आते हैं तीसरे केस पर, एंड दैट इज आउटसाइड द शेल। और इस केस में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P हम मानेंगे वो होगा इस शेल से कहीं बाहर। मान लेते हैं किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P और वो इस शेल से बाहर है। और जैसा कि हम जानते हैं गॉसियन लॉ यूज़ करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस माननी होती है और वो क्लोज सरफेस इस P पॉइंट से पास हो रही हो। तो इस केस में स्मॉल r रेडियस का एक स्फेयर ही गॉसियन सरफेस होगा। तो ये स्फेयर होगा गॉसियन सरफेस। अब पहले हम एक एक करके हमारे सारे वेरिएबल्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हम देखते हैं कि स्फेरिकल शेल के ऊपर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी कुछ इस तरह से। सेकंड केस में हम देखते हैं एरिया, जो पूरा एरिया होगा वो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा और वो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। थर्ड केस में हम देखते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम किसी एक जगह पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया अज्यूम किया। हम देख सकते हैं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी कुछ इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है इस तरह से। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सिर्फ यही नहीं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर को किसी और जगह पर भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम ये देखेंगे
कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोनों आउटवर्ड हैं और थीटा इज अगेन 0 डिग्री। तो हर केस में हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फोर्थ पॉइंट हम चेक करते हैं क्यू एनक्लोज्ड, कितना चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। तो हम देख सकते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल पर जितना भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस का एनक्लोज चार्ज होगा, मीन्स स्मॉल क्यू। इन सभी वैल्यूज़ को हम गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी एस कॉस थीटा इज कॉस 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया का इंटीग्रेशन आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, कॉस थीटा इज 1, देन इट विल गिव अस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट and value of electric field is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon small r square. This is the value of electric field at a point outside the spherical shell. और यहाँ से हम ये देख सकते हैं अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने बाहर माना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम वैसा आता है जैसे पूरा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ हो। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर किसी केस में कोई चार्ज है और वो किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उस सरफेस से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, तो सारे चार्ज को हम सेंटर पर रख के पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाकर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल माना हुआ है कुछ इस तरह से, उसका सेंटर O है। हम मान लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो इस तरह से है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर पॉइंट पर R की वैल्यू 0 है। अगर सरफेस की बात करते हैं तो ये R इक्वल टू कैपिटल R को रिप्रेजेंट करेगा, और बाहर किसी पॉइंट की बात करेंगे तो वो R इज़ ग्रेटर देन R को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये वाला पोर्शन इनसाइड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये अकेला पॉइंट उसकी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी पोर्शन आउटसाइड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वर्टिकल एक्सेस पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम ये जानते हैं जब तक R की वैल्यू इस कैपिटल R से कम है, मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फेरिकल शेल के अंदर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई है। फिर हम जानते हैं कैपिटल R पर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं E डैश। तो R इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉइंट आएगा वो होगा ये वाला पॉइंट। अब जैसे जैसे इस R की वैल्यू हम R से बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नई वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है E डबल डैश की वैल्यू ये हमेशा लगातार E डैश से कम होती चली जाएगी। और क्या होगा जब R की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाए, कुछ इन्फिनिटी जैसी, तो उस केस में E डबल डैश की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, मीन्स इट इज़ 0। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो पाएगी। मीन्स इसके बाद की जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो धीरे धीरे कम होती हुई 1 अपॉन R स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हुई 0 होंगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, 0 से कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा और फाइनली इस एक्सेस के पैरेलल ले जाकर हम उसको छोड़ देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर के डिपेंडेंस को, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसके अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा वो थिन स्फेरिकल शेल की वजह से पढ़ा। यहाँ पर हम कुछ एक केस और इसके साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्फेयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है लाइक आयरन, जिसमें कि चार्ज फ्लो हो सकता है, और ये सॉलिड स्फेयर है, मीन्स
इसके अंदर भी सभी जगह पर आयरन भरा हुआ है। इसी तरह से हम एक दूसरा सॉलिड स्फीयर मान लें, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो। यहाँ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है लाइक वुड। ये भी एक सॉलिड स्फीयर हुआ जिसकी कि सिर्फ एक ही रेडियस होगी। तीसरा केस एक होलो स्फीयर, जिसको कि हम स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं, और ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल का हो। होलो स्फीयर का मतलब है ये अंदर से खाली होगा। और इसी तरह का एक केस और हम ले सकते हैं जो कि होलो स्फीयर है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो। यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूँ, यहाँ जो होलो स्फीयर हैं ये स्फेरिकल शेल हैं, मीन्स थिकनेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर इन सभी को हम एक पॉजिटिव चार्ज Q दे दें तो पहले हम देखते हैं वो Q चार्ज जब इनको दिया जाएगा तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम देख चुके हैं एक होलो स्फीयर अगर कंडक्टिंग मटेरियल का होता तो उस पर Q चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस पर ही होता। और इस तरह के केस में 3 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 सरफेस के अंदर, रीजन नंबर 2 सरफेस के ऊपर, और रीजन नंबर 3 सरफेस के बाहर। और ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। अगर हमारा केस होता होलो स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उस केस में भी अगर हम इसको चार्ज देते तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर ही आता। उसका कारण ये है यहाँ थिन स्फेरिकल शेल होने की वजह से इसकी थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अंदर ये एम्प्टी है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उन तीनों रीजन में वही आता जो कि अभी हमारे पिछले डेरिवेशन में आया है। इसी तरह से अगर आयरन का एक सॉलिड स्फीयर होता, उस पर चार्ज देते, तो हम जानते हैं कि चार्ज अगर अंदर की तरफ हम मानते तो उनके बीच में एक कंडक्टिंग मीडियम होता, और कंडक्टिंग मीडियम होने से ये चार्ज हमेशा फ्री रहते। और ये हम आगे समझ पाएंगे कि ये चार्ज इस स्फीयर के अंदर नहीं रह सकते। नतीजा ये होगा इस केस में भी सारा चार्ज सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर ही आ जाएगा और अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। इसी कारण ये वाला केस भी सेम उसी तरह का हुआ जैसा कि हमारे ये दोनों केस हुए। तो यहाँ पर भी 3 रीजन होंगे। रीजन नंबर 1 इनसाइड द स्फीयर, रीजन नंबर 2 ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, रीजन नंबर 3 आउटसाइड द स्फीयर। इन तीनों केसेस में ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3, इन तीनों केसेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सेम ऐसा ही निकलेगा जैसा कि अभी हमने डेरिवेशन किया। लेकिन इस वुड वाले केस में चूँकि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्ज इसके अंदर भी रुका रहेगा। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ये भी गॉस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो स्फीयर हम मानेंगे वो एक सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक वुड और प्लास्टिक और माइका एट्सेट्रा। तो यहाँ पर पहले डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये है एक स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल R। फाइनाइट डायमेंशन होने की वजह से हम इस पर चार्ज की वैल्यू को भी फाइनाइट मान सकते हैं, एंड लेट दैट इज Q। इस बार जो फ़र्क होगा वो ये है, ये चार्ज इसकी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से अब ये चार्ज इधर उधर चलने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए सारा चार्ज अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सुविधा के लिए हम मान लेते हैं ऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स एंटायर वॉल्यूम। अब हम फिर से पहले की तरह 3 अलग अलग केसेस मान लेते हैं, जिसमें से पहला केस हम मान लेते हैं पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds over a closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught। डॉट प्रोडक्ट को हर बार की तरह जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon naught। हम मानते हैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जो कि इस सरफेस के अंदर है, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मान लिया, और हर बार की तरह हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे जो इस P से पास हो रही होगी। और चूँकि ये ऑब्जर्वेशन एक स्फीयर के लिए है
तो गॉसियन सरफेस भी यहाँ पर स्फेरिकल मान लेते हैं। अब हम एक एक करके हमारे वेरिएबल्स के बारे में पता करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे एरिया। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो आर रेडियस का एक स्फीयर है, इसलिए टोटल एरिया यहाँ पर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो थीटा की वैल्यू हम किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो थीटा की वैल्यू वहाँ पर आएगी 0 डिग्री, क्योंकि हर जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा, और ये हम पहले भी जान चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है क्यू एनक्लोज्ड निकालना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितना चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। तो यहाँ इस बात को समझने के लिए ये शेडेड रीजन में जितना चार्ज है हमें ये चार्ज निकालना पड़ेगा। इस चार्ज को निकालने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। ये हम जानते हैं टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज है वो है स्मॉल क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब, और इस चीज़ को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ रॉ। लेकिन हमें जो चार्ज चाहिए वो तो शेडेड रीजन का चार्ज है, और शेडेड रीजन में जो वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं वो वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा रॉ इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आएगा Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो Q एनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल q, यहाँ से ये आएगा आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये चारों वैल्यूज़ गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करेंगे और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन ओवर ds cos थीटा इज cos 0, दैट इज़ 1। Q enclosed is Q small r cube upon capital R cube, and this is epsilon naught. Now electric field E integration over ds is 4 pi r square is equal to Q r cube upon r cube into epsilon naught, and it will give us E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर स्क्वायर से ये आर क्यूब की 2 पावर कैंसिल होंगी, तो ऊपर बचेगी सिर्फ 1 पावर स्मॉल आर और नीचे बचेगा आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। यहाँ से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिस बात पर डिपेंड करता है वो है सिर्फ डिस्टेंस। सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। मीन्स सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि यहाँ पर R 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे हम स्फीयर की सरफेस पर आएंगे यानी कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। यहाँ इस केस में हम कह सकते हैं कि हम पहले वाले एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन में अगर हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बना दें तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन से P पॉइंट सरफेस के ऊपर हो जाएगा। अगर इसी केस में स्मॉल r को कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और हम देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है। अगर हम गॉसियन थ्योरम यूज़ करके बनाते तब भी हम कह सकते थे इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर ही माना जाता, क्योंकि इस केस में स्फीयर खुद ही एक गॉसियन सरफेस होता। तो पिछले वाले डेरिवेशन की तरह ही इस डेरिवेशन को भी हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटसाइड द स्फीयर। इस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है Q एनक्लोज्ड वो स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमारा पॉइंट होगा स्फीयर से बाहर होगा। तो इस केस में पूरा का पूरा Q एनक्लोज्ड वही होगा
जो हमने चार्ज दिया हुआ है, दैट इज़ Q। तो ये एक्सप्रेशन भी सेम पिछले डेरिवेशन की तरह करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इंटीग्रेशन ओवर ds होगा, cos थीटा 1 हो जाएगा एंड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में जब एक्सप्रेशन रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तरह होगा और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के एक्सप्रेशन में चेंज होगा, बाकी बाहर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। और अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता है, सरफेस पर वही पॉइंट चार्ज वाली वैल्यू आती है और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है। और अब हम इन तीनों केस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम x एक्सेस पर स्मॉल r मान लें और y एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लें, सेंटर पर r इक्वल टू 0 होगा। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r इक्वल टू कैपिटल R और इसके बाद की पूरी डिस्टेंस r इज़ ग्रेटर देन r को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं अगर ये मैक्सिमम वैल्यू जो सरफेस पर है पहले की तरह वो यहाँ पर होती, जिसकी वैल्यू होती 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, तो सेंटर से लेकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाता, क्योंकि इस केस में E इज़ प्रोपोर्शनल टू R है। सेंटर पर 0 होता और कैपिटल R पर मैक्सिमम, और इसके बाद का इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम होता हुआ इस एक्सेस के पैरेलल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मीन्स स्फेयर के अंदर इंक्रीजिंग और स्फेयर के बाहर डिक्रीजिंग। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड।